नाजरीन, जहाज़ी मीडिया टॉक शो में खैर मकदम है। आज हमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हज़रत मौलाना नियाज़ अहमद फ़ारूक़ी साहब, रुकन मजलिस आमला जमीयत उलमा हिंद, आज 22 तारीख़ है और सुप्रीम कोर्ट में CA के बारे में कुछ फ़ैसला आया है। चूँकि वकील साहब ख़ुद एक फ़रीक के तौर पर वहाँ मौजूद थे, तो आइए हम इनकी ज़बानी ही जानते हैं सूरत हाल। तो मौलाना फ़ारूक़ी साहब, आप ये बताइएगा, आज कोर्ट में थे तो कोर्ट में इस केस के ताल्लुक से क्या हुआ? ये सबसे पहले ये कि ये मीडिया में ये बात फैली हुई थी कि कोई फैसला आएगा। फैसला तो इतनी जल्दी आता नहीं है। अभी तो मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई थी, तो ये तो एक तरह का बात फैलाई दी गई। लेकिन ये भी तारीख ये बहुत अहम ज़रूर थी कि इस तारीख में इसको जो है रिजेक्ट किया जा सकता था। तो आज जो है जमीयत उलमा, इसके अंदर जमीयत उलमा हिंद जो है मौलाना मोहम्मद बनी साहब जो है, इसमें शुरू से ही अहम फरीक है मुकदमे के अंदर, और हमने इसमें पेशी दाखिल की हुई। हमने अपनी तरफ से जो है वकील, सीनियर वकील हैं राजीव धवन साहब, उनको खड़ा किया था, और इस पर शकील सैयद साहब जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की। तो इस मुकदमे में जो अहम बातें थी उनमें से एक तो ये था कि हमारे वकील ने ये सवाल खड़ा किया कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हवाले किया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन का चूँकि इसमें सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चूँकि ये कानून बना है, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के साथ में जाना चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया है या नहीं? तो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने का ऑर्डर नहीं दिया। लेकिन ये बता दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन सकती है। अब इस पर गौर करेंगे, और 4 हफ्ते के अंदर अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से तमाम अर्जियाँ, अब तक उस वक्त तक 140 अर्जियाँ थी, 140 पिटीशन दाखिल हो चुकी है और आगे भी मज़ीद दाखिल होगी। तो उन्होंने इस सिलसिले में यह कहा कि कोई भी हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल न हो इस इशू के ऊपर, और वो भी जो भी हाई कोर्ट में वो करे तो वो सुप्रीम कोर्ट में आएगी। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट को जवाब जब तक गवर्नमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि अभी तक ये सारी पिटीशन जो है अभी भी दाखिल होगी, तो तकरीबन 60 के करीब पिटीशन पे तो गवर्नमेंट जवाब दे चुकी है, लेकिन बाकी पे तो नोटिस भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में कोई ऑर्डर अदालत नहीं दे सकती है। जैसे इतने एहतजाज हो रहे हैं, तो एहतजाज एक राय आमा हुआ करती है, तो इसको आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नज़रअंदाज किया? सुप्रीम कोर्ट एहतजाज और राय आमा के मुताबिक फैसला नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट में तो जो अदालत में जो दरख्वास्तें दी गई हैं, उस दरख्वास्तों में जो कुछ लिखा गया है उस पर वो कानूनी अदालत जो है वो खारजी उमूर से मुतासिर नहीं होती है कि कोई शख्स जो है वो उस पर मुजाहरा कर रहा है, बहुत सारे लोग उसमें मुजाहरा कर रहे हैं, इससे अदालत को कुछ लेना देना। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अब गवर्नमेंट को 4 हफ्ते क्यों किया? ये काम तो पहले गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट कर सकता था। क्योंकि वो जो एप्लीकेशन जो सबकी तरफ से जो पिटीशन है वो पहले जो दायर की गई थी उनका जवाब उन्होंने दे दिया, जो बाद में फाइल हुई है उनका जवाब सरकार नहीं दे सकती जब तक कि उनके ऊपर नोटिस न हो। फिर उसके तो इसलिए गवर्नमेंट ने, और इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन है तो सरकार का ने तो 6 हफ्ते मांग रहे थे वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको 4 हफ्ते दिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि आइंदा इसके ऊपर सबसे बड़ा कंसर्न ये है, जो मैं आपके जो नाज़रीन हैं उनके लिए उनको पहुँचाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात आई कि ये सरकार क्या कर सकती है। मुझे जो सबसे बड़ा ख़तरा नज़र आता है, जिसे मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि जो CAA में जो अमेंडमेंट किया गया है उन पे अमल शुरू हो गया। हम ये कहते थे कि आप इस पे अमल में शुरू करें, सुप्रीम कोर्ट से इस अमल को मौखर कर दें जब तक कि अदालत का ये फैसला न हो जाए। ये जमीयत उलमा हिंद की तरफ से कि कम 3 महीने का तो टाइम दे दीजिए, इस पे अमल दरामद को रोकिए। क्यों ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि हमें ये लग रहा है कि ये तो फौरी तौर पर इस पे अमल शुरू किया उन्होंने। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इन्होंने 30-40 हज़ार आदमी जो है उनको शरीयत दे दी इस कानून के तहत,
कहाँ पर शरीयत दी है? अगर इन्होंने दे दी, अब यूपी के अंदर आपको मालूम है, लखनऊ के अंदर है, बरेली के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, फला जगह, ये तो पूरी जगह पे वो कर रहे हैं कि यहाँ पे इतने सारे लोग जो हैं जो हिंदू आए हुए हैं पाकिस्तान के सताए हुए, हम उनको शरीयत दे रहे हैं। अब अगर इन्होंने शरीयत दे दी तो फिर शरीयत एक ऐसी चीज़ है कि एक मरतबा देने के बाद वापस नहीं ली जा सकती। तो फिर इस कानून का सुप्रीम कोर्ट में हम क्या करेंगे फिर इसका? फिर तो ये बात सुप्रीम कोर्ट में रखी गई कि हमें ऐसा लगता है, हम ये डर है, सुप्रीम वहाँ पे यूपी में तो इन्होंने करना भी शुरू कर दिया, तो ये बात रखी गई अदालत के सामने। लेकिन अदालत ने कहा कि इसके ऊपर जो ये इंटरिम ऑर्डर यानी आर्जी ऑर्डर ये कि इस पर रोक लग जाए उस वक्त तक के लिए मौखर कर दिया जाए। तो अदालत के सामने ये फैसला ये हुआ कि अगर ये मौखर कर दिया जाए तो मौखर करने में और स्टे करने में फ़र्क क्या है? सरकारी वकील जो थे सरकार की तरफ से, अटॉर्नी जनरल साहब जो गोपाल साहब थे, उन्होंने ये सवाल उठाया। तो बात तो ये सही है लेकिन अदालत का वही था कि चूंकि ये मामले तमाम मामला अभी सामने नहीं आए हैं, नोटिस इशू नहीं हुआ है सबको, अदालत सरकारी तरफ से जवाब नहीं हुआ है, तो हम एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं दे सकते। तो यहाँ पे मामला फंसा हुआ, तो अब ये यही करने जा रहे हैं सरकार की तरफ से। ये कुछ लोगों को जो सीए पे जो है ये 4 हफ्ते काफ़ी है, इस 4 हफ्ते में शरीयत दे सकते हैं लोगों को, दे सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन हमने ये वहाँ पे ये भी सवाल उठाया कि साहब इस सिलसिले में अभी तक रूल नहीं बनाए हैं। अब हमें लगता है कि सरकार ये कर सकती है, क्योंकि वो पूरी तरह से अगर इसके ऊपर जिस तरीके से अमित शाह के बयान आ रहे हैं कि हम तो पीछे नहीं हटेंगे, वापस नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों को इस पर शरीयत दे देंगे। अब उसको एक मतलब शरीयत दे देगी तो उसकी शरीयत को सुप्रीम कोर्ट में नहीं खत्म कर सकती। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीना वक्त दे दिया है, 4 हफ्ते दे दिया है वक्त सरकार को, तो इससे क्या ये नहीं लगता है 4 हफ्ते जवाब देने के लिए वक्त दिया है? तो क्या इससे ये नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी एतबार से हुकूमत की हिमायत कर रहा है? नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट हिमायत कर रहा है, वरना हम लोग क्योंकि कहाँ पे जाएंगे। तो इस तरह की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो कानूनी सूरत हाल है उसमें क्या हो सकता है ये बताना मेरा फर्ज है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें सरकार ये कर सकती है। तो जैसे भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है एक तरह से, तो प्रोसेस भी ज़मीनी सतह पर शुरू कर दिया है कुछ रियासती स्टेट में, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के केस के खिलाफ प्रोसेस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि हम इस पर अभी नहीं रोक लगा सकते, बल्कि जो अदालत इस सिलसिले में जो कायम होगी, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं, वो इसके बारे में फैसला करेगी। तो जब तक तो ये उनके एग्जीक्यूटिव को पूरा इख्तियार है, वो जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा, तो तब तक ये फैसला चलता ही रहेगा, नाफिजुल अमल रहेगा। हाँ, इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद और क्या करेगी? अब इस सिलसिले में तो सिवाय इसके कि हम उस वक्त का इंतजार करें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन जाए और उसमें जो है इस मसले को। अच्छा, ये जो बेंच बनाया गया है, जिसमें बेंच में क्या वकला नामजद किए गए हैं या अभी नहीं किए गए? अभी बेंच नहीं बनी है, बेंच बनेगी। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगी या वो 5 जज बेंच बनेगी, वैसे ये चीज़ अभी फैसला इसका होगा। ये जो 4 हफ्ते का टाइम दिया है, तो क्या अगली तारीख मुतयन कर दी गई है या सिर्फ 4 हफ्ते? कोई अगली तारीख मुतयन। तो इससे क्या लगता है कि तारीख और आगे बढ़ सकती है, और डिले हो सकता है? और भी डिले हो सकता है। तो जो लोग अभी आवामी स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, उनको करते रहना चाहिए, उनको करना चाहिए। वैसे भी यह फैसला कोर्ट के जरिए नहीं होने वाला है, ये फैसला जो भी होगा वो आवाम के दबाव से हो सकता है। तो बहरहाल ये बात तो आपने पिछले एपिसोड ही में जहाज़ी मीडिया के नाज़रीन को बतला दिया था कि आज क्या फ़ैसला होने वाला है, तो आपकी पेशन कोई सच साबित हुई है जिन लोगों ने पिछले एपिसोड को देखा है। तो आगे सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन एप्लीकेशन की रोशनी में अगर सीए को कलअदम करार नहीं देता है, उसको जायज़ ही ठहरा देता है, तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, जो अब ये तो सवाल ये है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और एक जुडिशियल प्रोसेस है। जुडिशियल प्रोसेस में तो हम ये नहीं कह सकते भाई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा। ये हम नहीं कह सकते कि मत मानिए या नहीं मान सकते, हमारे पास इख्तियार ही नहीं। तो ये सवाल तो अपने आप में कोई माने नहीं रखता कि जैसे बाबरी मस्जिद के केस में सिलसिला होता है, हम लोग कूद कूद के सड़क पे तो
कर उछल उछल के कूद कूद के कहते हम तो मानेंगे, चाहे कोई भी फैसला आएगा हम मानेंगे। बेवकूफ़ी की बात थी, अरे मानेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। तो ये सवाल पे मैं इस तरह से रिएक्ट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा, जो भी फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है कानून है इस मुल्क के लिए, वो सरकार के ऊपर भी बाइंडिंग होगा। ये एक सवाल रहा। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट लाख फैसला सुनाती रहे, अगर इस मुल्क के अवाम फैसला कर लेंगे किसी की सरकार को उठा के हमें हड़पाना देना है, तो ये वो दूसरा प्रोसेस है। इसलिए वो पॉलिटिकल लड़ाई है, वो सियासी तौर पर हम लोगों को लड़ाई पूरी ताकत से लड़नी है इंशाअल्लाह। तो वो 2-4 साल में ये कितने दिन रह गए। तो ये देखिए दिल्ली के अंदर हमारी पेशगोई अगर सही साबित हो गई तो दिल्ली में ये इलेक्शन हारेंगे इंशाअल्लाह। और इसके बाद फिर हम आगे इनको देखेंगे, नेशनल सतह के ऊपर हम इनको हराएंगे, फिर ये कब तक रहेंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पिछले जजमेंट की रोशनी में, यानी बाबरी मस्जिद के जजमेंट की रोशनी में अगर ये देखा जाए कि अगर फैसला सीए की हिमायत ही में देता है तो अभी से जमीयत उलमा हिंद आम लोगों के लिए क्या करना है? चाहे वो हमारी हिमायत में फैसला हो, चाहे हमारी हिमायत में फैसला न हो, मैं अपने हर प्लेटफॉर्म पे ये बार बार कहता हूँ कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वो जितना भी मुमकिन है आप अपने डॉक्यूमेंट दुरुस्त करा लें। डॉक्यूमेंट दुरुस्त कराने का मतलब कोई खौफ हिरास नहीं है भाई। आपके पास आपकी बर्थ सर्टिफिकेट हो, आपके पास जहाँ से आपके आधार कार्ड भी हो, आपके पास इलेक्शन कार्ड हो, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल बुराई नहीं। अभी आपने कहा कि इसमें जो हाई कोर्ट है उनको सुनवाई पर पाबंदी कर दी है, इसकी थोड़ा और मज़ीद वजाहत हो जाए कि इसमें जैसे अभी था कि ये सीए के खिलाफ या एनपीआर के खिलाफ या एनआरसी के खिलाफ, अब मान लिया आप यूपी में रहते हैं, आप इलाहाबाद कोर्ट में इसके खिलाफ दरख्वास्त देना चाहते हैं तो दे सकते थे। जिस आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं रिपिटिशन के अंदर, उसी आर्टिकल 226 के अंदर आप हाई कोर्ट में भी जाते हैं। तो अदालत ने इस सिलसिले में अब ये पाबंदी इस वजह से लगा दी क्योंकि वो दोनों जगह पे मुकदमे चलेंगे और दोनों जगह पे तो एक ही सवाल है और एक ही वो है, तो ये तमाम मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट। तो अब सीए पर किसी भी हाई कोर्ट में मुकदमा नहीं किया जा सकता, दायर नहीं की जा सकती, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही में कर सकते हैं। तो इसी से सवाल ये पैदा होता है कि जैसे कि आपने कहा कि कुछ अर्जियाँ ऐसी थीं जिस पर हुकूमत को नोटिस नहीं दिया गया था, इसलिए ये 4 हफ्ते का और वक्त दे दिया गया। तो मान लीजिए इस बीच में कुछ और अर्जियाँ आ जाती हैं तो क्या अगली सुनवाई पर फिर सुप्रीम कोर्ट आगे वक्त दे सकता है सरकार को? नहीं, फिर वो अभी इस पर बहस होगी और ये लोग एक पाबंदी लगा देंगे कि फला तारीख तक आप अपनी दाखिल कर दीजिए, नहीं दाखिल करेंगे तो फिर हम ऑर्डर करेंगे। यानी ये 4 हफ्ते भी और आगे बढ़ सकता है? 4 हफ्ते बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, ये तो अदालत में इख्तियार है, उसको जो चाहे 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है, ये सिर्फ एक मौहूम वक्त है, ये मुतय्यन नहीं है। ये मुतय्यन नहीं है, वरना तो वो कोई तारीख दे देते, लेकिन अभी कोई तारीख तो दी नहीं, 4 हफ्ते कह दिया, 4 हफ्ते तो 4 हफ्ते होते हैं। तो अगली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट से आवाम जो तवक्को रखती है उसके खिलाफ उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं तो यही चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखें हमारे अपने डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में। ये मल्टी प्रॉन्ग फाइट है, यानी ये मुख्तलिफ जिहाद पे आपको ये लड़ाई लड़नी है। एक तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में भी उसे एक लड़ाई समझ के करें कि हर शख्स जो है वो अपने लिए एक तारीख मुतय्यन कर ले कि मुझे फला तारीख तक अपनी और अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंट दुरुस्त करा लेने हैं। एक तो ये लड़ाई लड़नी है। दूसरी लड़ाई लड़नी है जो हम स्ट्रीट में हम सड़कों पे लड़ रहे हैं कि जितना जहाँ भी जो लोग भी मुजाहरा कर रहे हैं उनके कुछ लोग तो उनकी हौसला शिकनी कर रहे हैं, कुछ लोग तो उनके ऊपर तरह तरह के एतराज़ उठा रहे हैं। ये सब न करें, आप बहुत अक्लमंद होंगे तो वो अपनी अकल को कहीं और इस्तेमाल करें। इन लोगों को मदद की ज़रूरत है, आप इनकी मदद करिए। मदद जो है वही जो हमारे यहाँ ज़ुबान से भी कर सकते हैं, अपने हाथ के ज़रिए भी कर सकते हैं, माल के ज़रिए भी कर सकते हैं, जिस तरीके जैसे भी आपकी मदद हो सकती है आप मदद करिए। मदद नहीं कर सकते तो घर पे चुपचाप बैठिए। इसमें जो है लोगों का हौसले शिकनी का काम है। जैसे भी आपने कहा कि कुछ रियासत ने एनपीआर पर काम शुरू कर दिया है और आवाम अपने एहतजाज में ये कह रही है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे, तो इसी उम्मीद पर वो लोग अभी शशोपंज में थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तब देखेंगे क्या रुख इख्तियार करना है। तो अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है, आगे तक टाल दिया है, आगे भी यही इम्कान है कि आगे तक टालें,
तो इस बीच का जो वक्त है इसमें आवाम को NPR में हिस्सा और ज़्यादा लड़ाई हमारे लिए वो हो गई है, लाजमी हो गई है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से अगर इस वक्त राहत मिल जाती तो अब इससे खुद अंदाजा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर आज स्टे करना चाहती तो कर ही सकती थी, लेकिन नहीं किया ना। तो इसलिए जो है आवाम को हिस्सा लेना चाहिए या नहीं, इसलिए इससे आप नतीजा निकाल लीजिए कि मैं ये मशवरा हरगिज़ नहीं दूंगा कि अगर 10 लोग और NPR में हिस्सा लेना तो आप न लें। हिंदू मुसलमान सबका NPR सबका मसला है। अगर सब लोग इसमें हिस्सा लेंगे तो आप भी लीजिएगा, नहीं लेंगे तो आपको आगे बढ़ करके इसकी वकालत करने की हिमायत करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके शहर में लोग वो आपका आदाद-ओ-शुमार जमा करने वाले लोग आते हैं, मर्दशुमारी करने वाले, तो आप उनके साथ। एक और अच्छा सवाल आ रहा है कि इसमें सिर्फ CAA की बात हो रही है, तो पटिशन जो दाखिल की गई थी सिर्फ CAA के खिलाफ दाखिल की गई थी या नहीं? पटिशन तीनों के खिलाफ। इसमें तो अदालत ने कहा है कि भाई ये 3 तरह के ज़्यादातर एप्लीकेशन है। तो आसाम अकॉर्ड वालों का मसला है कि उनके तहत तो वो सब कुछ उनका किया तरह बेकार हो गया। 1971 की कटाव खत्म हो गई। 2014 तक जो लोग भी आए थे आप उनको शरीयत दे रहे हैं, तो 1971 की कटाव का क्या मतलब हुआ? एक तो इस तरह की आसाम की बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो उनको अदालत ने कहा एक चेक कर दीजिए आप और उनकी तरफ से एक वो मुकर्रर कर दीजिए कोई मैदान। आम जो NPR NRC की झगड़ा है आसाम के झगड़े से मुख्तलिफ है। आसाम थोड़ा सा ये फर्क है। अब दूसरी उन्होंने कहा कि जो NPR है, जो सिर्फ NPR पे है वो NPR पे को अलग कर दीजिए। तीसरा उन्होंने कहा कि जो CAA पे जो अमेंडमेंट लाए हैं उस अमेंडमेंट के बारे में जो एप्लीकेशन है उनको अलग कर दीजिए। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरी हो गई, तो हमारे लिए सुनना आसान हो जाएगा। आसाम वाले इशू के लिए एक साथ, फिर इसके लिए जो है 3 कैटेगरी बना दी है। तो जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे साथ सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील मौलाना नियाज़ अहमद फारूकी साहब, रुकन मजलिस आमला जमीयत उलमा हिंद, जो आज सुप्रीम कोर्ट में खुद एक फरीद के तौर पर मौजूद थे और सारी बहसों को देख रहे थे और बहस में ये हिस्सेदार थे। तो अभी आपने इनकी ज़बान से खुद सुना कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। अगले एपिसोड में फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।